मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल कविवर नागार्जुन की काव्य सृजन में उपस्थित भाव सौंदर्य, भावबोध, उनकी कविता का अनोखापन, मिजाजी प्रवृत्ति, जन आकांक्षाओं को कैसे शब्दों के माध्यम से उकेरे हैं, इन पर अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए देखते हैं नागार्जुन की कविता के भाव सौंदर्य। बाबा नागार्जुन को भावबोध और कविता के मिजाज के स्तर पर सबसे अधिक निराला और कबीर के साथ जोड़कर देखा गया है। वैसे यदि जरा और व्यापक परिपेक्ष में देखा जाए तो नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा ही जीवंत रूप में उपस्थित देखी जा सकती है। उनका कवि व्यक्तित्व कालिदास और विद्यापति जैसे कई कालजयी कवियों की रचना संसार के गहन अवगाहन, बौद्ध एवं मार्क्सवाद जैसे जनोन्मुख दर्शन के व्यावहारिक अनुगमन तथा सबसे बढ़कर अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं एवं संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ाव तथा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। उनका यात्रीपन भारतीय मानस एवं विषय वस्तु को समग्र और सच्चे रूप में समझने का साधन रहा है। मैथिली, हिंदी और संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, बांग्ला, सिंहली, तिब्बती आदि अनेकानेक भाषाओं का ज्ञान भी उनके लिए इसी उद्देश्य में सहायक रहा। उनका गतिशील, सक्रिय और प्रतिबद्ध सुदीर्घ जीवन उनके काव्य में जीवंत रूप से प्रतिबिंबित है। नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। बाबा नागार्जुन ने जब लिखना शुरू किया तब हिंदी साहित्य में छायावाद उस चरमोत्कर्ष पर था जहां से अचानक तेज ढलान शुरू हो जाता है। जब उन्होंने लिखना बंद किया तब काव्य जगत में सभी प्रकार के वादों के अंत का दौर चल रहा था। बाबा अपने जीवन और सर्जन के लंबे कालखंड में चले सभी राजनीतिक एवं साहित्यिक वादों के साक्षी रहे। कुछ से संबंध भी हुए पर आबद्ध व किसी से नहीं रहे। उनके राजनीतिक विचलनों की खूब चर्चा भी हुई, पर कहने की जरूरत नहीं है कि उनके ये तथाकथित विचलन न सिर्फ जायज थे बल्कि जरूरी भी थे। वह जनता की व्यापक राजनीति आकांक्षा से जुड़े कवि थे, न कि मात्र राजनीतिक पार्टियों के संकीर्ण दायरे में आबद्ध सुविधाजीवी कामरेड। कोई राजनीतिक पार्टी जब जनता की राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति के मार्ग से विचलित हो जाए तो उस राजनीतिक पार्टी से विचलित हो जाना विवेक का सूचक है, न कि विपथन का। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने सही टिप्पणी की है कि एक जन कवि के रूप में नागार्जुन खुद को जनता के प्रति जवाबदेह समझते हैं, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं। इसलिए जब वे साफ ढंग से सच कहते हैं तो कई बार वामपंथी दलों के राजनीतिक और साहित्यिक नेताओं को भी नाराज करते हैं। जो लोग राजनीति और साहित्य में सुविधा के सहारे जीते हैं, वे सुविधा की भाषा बोलते हैं। नागार्जुन की दृष्टि में कोई सुविधा नहीं है। यही कारण है कि खतरनाक सच साफ बोलने का वे खतरा उठाते हैं। अपनी एक कविता प्रतिबद्ध हूँ में उन्होंने दो टूक लहजे में अपनी दृष्टि स्पष्ट
स्पष्ट किया है। प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी की भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, अंध बधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए अपने आप को भी व्योम से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ सतधा प्रतिबद्ध हूँ। नागार्जुन का संपूर्ण काव्य संसार इस बात का प्रमाण है कि उनकी यह प्रतिबद्धता हमेशा स्थिर और अक्षुण्ण रही, भले ही उन्हें विचलन के आरोपों से लगातार नवाजा जाता रहा। उनके समय में छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, जनवादी कविता और नवगीत आदि जैसे कई काव्य आंदोलन चले और उनमें से ज़्यादातर कुछ काल तक सरगर्मी दिखाने के बाद चलते बने, पर बाबा की कविता में इनमें से किसी चौखटे में अट कर नहीं रहे, बल्कि हर चौखटे को तोड़कर आगे का रास्ता दिखाती रही। उनके काव्य के केंद्र में कोई वाद नहीं रहा, बजाय इसके वह हमेशा अपने काव्य सरोकार जन से ग्रहण करते रहे। उन्होंने किसी बंधी बंधाई लिख का निर्वाह नहीं किया, बल्कि अपने काव्य के लिए स्वयं की लिख का निर्माण किया। इसलिए बदलते हुए भावबोध के बदले धरातल के साथ नागार्जुन को विगत 7 दशकों की अपनी काव्य यात्रा के दौरान अपनी कविता का बुनियादी भाव धरातल बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने जैसी कविता में बाबा का काव्यात्मक डेविएशन भी सामान्य जनोचित है और असल में वही उस कविता को विशिष्ट सौंदर्य का आधार भी है। उनकी वर्षों 1939 में प्रकाशित आरंभिक दिनों की एक कविता उनको प्रणाम में जो भावबोध है, वह 1998 में प्रकाशित उनके अंतिम दिनों की कविता अपने खेत में के भावबोध से बुनियादी तौर पर समान है। आज इन दोनों कविताओं को एक साथ पढ़ने पर यदि उनके प्रकाशन का वर्ष मालूम न हो तो यह पहचानना मुश्किल होगा कि उनके रचना काल के बीच तकरीबन 60 वर्षों का फासला है। इन दोनों कविताओं की एक एक वानगी देखिए। जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर्ण चूर्ण, उनको प्रणाम। और अपने खेत में कविता कंस देखिए। अपने खेत में हल चरा रहा हूँ, इन दिनों बुआई चल रही है। ईद गिर्द की घटनाएं ही मेरे लिए बीज जुटाती है। हाँ, बीज में घुन लगा हो तो अंकुर कैसे निकलेंगे। जाहिर है बाजारू बीजों की निर्मम छटाई करूँगा, खाद और उर्वरक और सिंचाई के साधनों में भी सब पहले ज़्यादा ही चौकसी बरतनी है। मकबूल फिदा हुसैन की चौकाऊ या बाजारू टेक्निक हमारी खेती को चौपट कर देगी। जी, आप अपने रुमाल में गांठ बांध लो। बिल्कुल। बाबा की कविताएं अपने समय के समग्र परिदृश्य की जीवंत एवं प्रामाणिक दस्तावेज हैं। उदय प्रकाश ने सही संकेत किया है कि बाबा नागार्जुन की कविताएं प्रख्यात इतिहास चिंतक डी कौशाम्बी की इस प्रस्थापना का कि इतिहास लेखन के लिए काव्यात्मक प्रमाणों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, अपवाद सिद्ध होती है। वह कहते हैं हम उनकी रचनाओं के प्रमाणों से अपने देश और समाज के पिछले कई दशकों के इतिहास का पुनर्लेखन कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह का दावा 20वीं सदी के किसी दूसरे हिंदी कवि के संबंध में नहीं किया जा सकता। स्वयं निराला के संबंध में भी निश्चिंत होकर नहीं,
बाबा को अपनी बात कहने के लिए कभी आड़ की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने जो कुछ कहा और उसका संदर्भ सीधे सीधे वर्तमान से लिया है। उनकी कोई बात घुमाकर नहीं कहती बल्कि सीधे सहज ढंग से कह जाती है। उनके अलावा आधुनिक हिंदी साहित्य में इस तरह की विशेषता केवल गद्य विधा के दो शीर्षस्थ लेखकों, आज़ादी से पूर्व के दौर में प्रेमचंद और आज़ादी के बाद के दौर में हरिशंकर परसाई में रेखांकित की जा सकती है। बाबा की कविताओं में यह खासियत इसलिए भी आई है कि उनका काव्य संघर्ष उनके जीवन संघर्ष से तदाकार है और दोनों के बीच अभूसी पहेली का पर्दा नहीं लटका है। मुक्तिबोध की कविताओं के विचार धरातल की तरह उनका संघर्ष अंतर्द्वंद, कसमसाहट और अनिश्चितता भरा संघर्ष नहीं है, बल्कि खुले मैदान का निर्द्वंद आर पार का खुला संघर्ष। और इस संघर्ष के समूचे घटनाक्रम को बाबा मानो अपनी डायरी की तरह अपनी कविताओं में दर्ज करते गए हैं। बाबा ने अपनी कविताओं का भाव धरातल सदा सहज और प्रत्यक्ष रखा। यह यथार्थ जिससे समाज का आम आदमी रोज जूझता है, यह भाव धरातल का ऐसा धरातल है जो नाना प्रकार के काव्य आंदोलनों से उपजे भावबोधों के अस्थिर धरातल की तुलना में स्थायी और अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि उनकी कविताओं की तात्कालिकता के कारण उसे अखबारी कविता कहकर खारिज करने की कोशिश भी हुई, लेकिन असल में यदि एजरा पाउंड के शब्दों में कहे तो नागार्जुन की कविता ऐसी खबर है जो हमेशा ताज़ा ही रहती है। वह अखबारी खबर की तरह कभी बासी नहीं होती। उनकी कविता ने इस टटकेपन का कारण बकौल नामवर सिंह व्यंग की विदग्धता है। नामवर सिंह कहते हैं, व्यंग की इस विदग्धता ने ही नागार्जुन की अनेक तत्कालिक कविताओं को कालजयी बना दिया है, जिसके कारण वे कभी बासी नहीं हुई और अब भी तात्कालिक बनी हुई है। इसलिए यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। नागार्जुन के काव्य में व्यक्तियों के इतने व्यंग्य चित्र हैं कि उनका एक विशाल एल्बम तैयार किया जा सकता है। दरअसल नागार्जुन की कविताओं को अखबारी कविता कहने वाले शायद यह समझ नहीं पाते कि उनकी तत्कालिकता में ही उनके कालजयी होने का राज छिपा है, और वह राज यह है कि तत्कालिकता को ही उन कविताओं में रचनात्मकता का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है। उनकी कई प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे इंदू जी क्या हुआ आपको, आओ रानी, हम ढोए पालकी, अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन, और 3 दिन 3 रात आदि इसका बेहतरीन प्रमाण है। असल में यह बात है कि नागार्जुन की कविता असल में बात यह है कि नागार्जुन की कविता जैसा कि कई अन्य महान रचनाकारों की रचनाओं की संबंध में भी कहा गया है, आम पाठकों के लिए सहज है मगर विद्वान आलोचकों के लिए उलझन में डालने वाली है। ये कविताएं जिनको संबोधित है उनको तो झट से समझ में आ जाती है, पर कविता के निर्मित प्रतिमानों से लैस पूर्वग्रही आलोचकों को वह कविता ही नहीं लगती। ऐसे आलोचक उनकी कविताओं को अपनी सुविधा के लिए तात्कालिक राजनीति संबंधी, प्रकृति संबंधी और सौंदर्य बोध संबंधी आदि कई खाँचों में बांट देते हैं और उनमें से कुछ को स्वीकार करके बाकी को खारिज कर देना चाहते हैं। वे उनकी सभी प्रकार की कविताओं की एक सर्व सामान्य भावभूमि की तलाश ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आंखों पर स्वनिर्मित प्रतिमानों से बने पूर्वग्रह की पट्टी बंधी होती है। बाबा के लिए कवि कर्म कोई अभिजात्य शौक नहीं बल्कि खेत में हल चलाने जैसा है। वह कविता को रोटी की तरह जीवन के
लिए अनिवार्य मानते हैं। उनके लिए सर्जन और अर्जन में भेद नहीं। इसलिए उनकी कविता राजनीति, प्रकृति और संस्कृति तीनों को समान भाव से अपना उपजीव्य बनाती है। उनकी प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं उसी तरह भारतीय जन चेतना से जुड़ती है जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक कविताएं। बाबा नागार्जुन कई अर्थों में एक साथ सरल और बीहड़ दोनों तरह के कवि हैं। यह विलक्षणता ही कुछ हद तक निराला के अलावा 20वीं सदी के शायद किसी अन्य हिंदी कवि में मिलेगा। उनकी बीहड़ कवि दृष्टि रोजमर्रा की ही उन दृश्य प्रसंगों के जरिए वहां तक स्वाभाविक रूप से पहुंच जाती है जहां दूसरे कवियों की कल्पना दृष्टि पहुंचने से पहले ही उलझकर रह जाए। उनकी एक कविता पैने दांतों वाली की ये पंक्तियां देखते हैं। धूप में पसर कर लेटी है मोटी तगड़ी, अधेड़ मादा सुअर, जमुना किनारे मखमली दूबों पर। पूस की गुनगुनी धूप में पसर कर लेटी है, वह भी तो मादरे हिंद की बेटी है, पूरे पूरे 12 थनों वाली। यूं बिहड़ता कई दूसरे कवियों में भी तो है, पर इतनी स्वाभाविकता कहीं नहीं है। यह नागार्जुन के कवि मानस में ही संभव है, जहाँ सरलता और बिहड़ता दोनों एक दूसरे के इतने साथ साथ उपस्थित हैं। इसी के साथ उनकी एक और विशेषता भी उल्लेखनीय है कि जिसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सही शब्दों में रेखांकित करते हुए कहा है। नागार्जुन ने लोकप्रियता और कलात्मक सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य की समस्या को जितनी सफलता से हल किया है, उतनी सफलता से बहुत कम कवि हिंदी के भिन्न भाषाओं में भी हल कर पाए हैं। बाबा की कविताओं की लोकप्रियता का तो कहना ही क्या। बाबा उन विरले कवियों में से हैं जो एक साथ कवि सम्मेलन के मंचों पर भी तालियां बटोरते रहे और गंभीर आलोचकों से भी समादृश्य होते रहे। बाबा की इस जादुई कमाल के बारे में खुद उन्हीं की जुबानी यह दिलचस्प उद्धरण सुनिए। कवि सम्मेलनों में बहुत जमते हैं हम, समझ गए ना। बहुत विकट काम है कवि सम्मेलन में कविता सुनाना। बड़े बड़ों को तुम्हारा क्या कहते हैं हुट कर दिया जाता है। हम कभी हुट नहीं हुए। हर तरह का माल रहता है हमारे पास। यह नहीं जमेगा वह जमेगा। काका मामा सबकी छुट्टी कर देते हैं हम, समझ गए ना। उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद लोकप्रियता और कलात्मक सौंदर्य के मणिकांचन सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, उठा धुआं आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इस तरह की बाबा की दर्जनों खूबसूरत कविताएं हैं जो इस दृष्टि से भी उनके समकालीन तमाम कवियों की कविताओं को विशिष्ट कही जा सकती है। कलात्मक सौंदर्य की कविताएं शमशेर ने भी खूब लिखी, पर वे लोकप्रिय नहीं हैं। लोकप्रिय कविताएं धूमिल की भी है, पर उनमें कलात्मक सौंदर्य का वह स्तर नहीं है जो नागार्जुन की कविताओं में है। बाबा की कविताओं में आखिर यह विलक्षण विशेषता आती कहाँ से है? दरअसल बाबा की प्रायः सभी कविताएं संवाद की कविताएं हैं, और यह संवाद ही एक हरा और सपाट नहीं है। वह हजार हजार तरह से संवाद करते हैं अपनी कविताओं में। आज कविता के संदर्भ में संप्रेषण की जिस समस्या पर इतनी चिंता जताई जा रही है, वैसी कोई समस्या बाबा की कविताओं को व्याप्ति नहीं।
सुप्रसिद्ध समकालीन कवि केदारनाथ सिंह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। स्वाधीनता के बाद के कवियों में यह विशेषता केवल नागार्जुन के यहाँ दिखाई पड़ती है। यह बात दूसरे प्रगतिशील कवियों के संदर्भ में नहीं कही जा सकती। बाबा की कविताओं की इसी विशेषता के एक अन्य कारण की चर्चा करते हुए केदारनाथ सिंह कहते हैं कि बाबा अपनी कविताओं में बहुत से लोकप्रिय काव्य रूपों को अपनाते हैं और उन्हें सीधे जनता के बीच में ले आते हैं। उनकी मंत्र कविता देहातों में झाड़ फूंक करके उपचार करने वाले ओझा की शैली में है। ओ भैरो 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 बजरंग बली, ओ बंदूक का टोटा पिस्तौल की नली, ओ डॉलर में ओ रूबल ओ पाउंड, ओ साउंड ओ साउंड ओ साउंड, ओम ओम ओम, धरती धरती व्योम व्योम, ओ अष्ट धातुओं कीटों के भट्टे, ओ महामहिम महामहो उल्लू के पट्टे, ओ दुर्गा 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 तारा तारा तारा, ओ इसी के पेट के अंदर समा जाए सर्वहारा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यह था मित्रों जनवादी कवि नागार्जुन के कविता का भाव सौंदर्य भावबोध। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।